आज की क्लास में हम पारद दोष का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रसशास्त्र का जो मुख्य द्रव्य है वो पारद है और इसे रस कहा जाता है। रस से तात्पर्य है रसनात् सर्व धातूनां रस इत्यभिधीयते, अर्थात ये सभी धातुओं को अर्थात सभी मिनरल्स और मेटल को रस में परिवर्तित करके उसे अपने में लीन कर लेता है, इसीलिए इसे रस कहा जाता है। पारद का ये जो गुण होता है इसके कारण पारद में गुण के साथ साथ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये बाहर की सारी चीज़ों को अपने में मिला लेता है, जिसके कारण इसमें अशुद्धियाँ भी आ जाती हैं, जिन्हें पारद दोष कहते हैं। मुख्य रूप से पारद के जो दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। नैसर्गिक दोष अर्थात प्राकृतिक दोष, जो दोष पारद में प्रारंभ से पाए जाते हैं, इन्हें किसी के द्वारा मिलाया नहीं जाता। पारद जिन खनिज स्थानों पर पाया जाता है उन स्थानों पर उसमें ये जो दोष होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं, इन्हें नैसर्गिक दोष कहते हैं। नैसर्गिक दोष जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: विष, वह्नि और मल। उसके बाद आते हैं यौगिक दोष। यौगिक दोष जो होते हैं, यौगिक मीन्स किसी भी चीज़ को मिलाना। तो जो दोष जो है पारद में उसको खनिज से निकालने के बाद यानी भूमि से निकालने के पश्चात उसमें मिल जाते हैं या मिलाए जाते हैं, उन्हें यौगिक दोष कहते हैं। जैसे जब हम पारद से लोह वेद करते हैं या पारद को संस्कारित करते हैं तब हम उसमें नाग और वंग मिलाते हैं और हमारी क्रिया अगर असफल हो जाती है तो उसके कारण पारद में नाग और वंग पाए जाते हैं, तो यह एक प्रकार से यौगिक दोष है। इसी प्रकार से पारद का जो मूल्य होता है अधिक होता है, इसीलिए इसमें अल्प मूल्य वाली नाग और वंग को व्यापारी द्वारा इसमें मिला दिया जाता है, इसलिए भी इसे यौगिक दोष कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पारद में तीसरे प्रकार का दोष औपाधिक दोष पाया जाता है, जिसमें पारद के ऊपरी आवरण यानी ऊपरी जो सतह होती है उसमें अलग अलग दोष आकर के जमा हो जाते हैं, यानी संसर्ग या संपर्क के कारण पारद में जो दोष आते हैं उन्हें औपाधिक दोष कहते हैं। ये दोष जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं: भूमिज, गिरिज, वारिज, 2 नागज और 2 वंगज। ये जो औपाधिक दोष होते हैं इन्हीं औपाधिक दोष को रसरत्न समुच्चय ने सप्तकंचुक दोष कहा है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो पारद में जो दोष पाए जाते हैं विष, वह्नि, मल, नाग, वंग, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज 2 और वंगज 2। इस प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि पारद में कुल कितने दोष हैं तो इसका हम आंसर 3 भी दे सकते हैं, 12 भी दे सकते हैं और 8 भी दे सकते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोष होते हैं: नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक। इनका और वर्गीकरण देखते हैं तो ये पुनः 12 प्रकार पर डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम एक एक की बात करें तो विष दोष जो होता है ये पारद में जब यह खनिज रूप में ज़मीन के अंदर होता है तो वहाँ पर अगर नाग, ताम्र, अंजन, संख्या यानी आर्सेनिक अगर है, एंटीमनी है, कॉपर है, लेड है, ये वहाँ पर खनिज रूप में पाए जाते हैं, तो इनके कारण पारद में विष दोष पाया जाता है और इस प्रकार के पारद का अगर कोई सेवन कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से पारद जो होता है प्राकृतिक रूप से भूगर्भ में बहुत अंदर पाया जाता है और ज़मीन के नीचे जाने पर हमेशा ही तापमान की वृद्धि होती है, तो इस कारण से पारद में तीक्ष्ण, उष्ण और आग्नेय गुण की प्राप्ति होती है और इस पारद के सेवन से, इस दोष युक्त पारद को अगर कोई सेवन करे तो उसके शरीर में दाह और संताप आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से पारद में मल दोष पाया जाता है। मल का अर्थ होता है अशुद्धि। तो पारद में धातुओं का मिश्रण हो जाना या भूगर्भ में और कुछ अशुद्धि है वो मिल जाते हैं तो इसे मल दोष कहते हैं। अगर इसका सेवन किया जाए तो मल दोष युक्त पारद के सेवन से मूर्छा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार हमने नेक्स्ट यौगिक दोष, तो यौगिक दोष का बताया मैंने आपको कि ये बाहर से मिलाया जाता है, ये किसी भी तरह से ज़मीन के अंदर से नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से 2 है, नाग और वंग। तो नाग दोष युक्त पारद का अगर सेवन कर दिया जाए तो इससे जड़ता या आत्मान होता है और वंग दोष युक्त पारद का सेवन करने पर कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। औपाधिक देश देखें तो भूमि के संपर्क के कारण जो दोष होता है पारद में उसे भूमिज दोष कहते हैं। इसके सेवन से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। गिरि का अर्थ होता है पहाड़। जिस भी पहाड़ या पर्वत में ये पाया जाता है उसके संपर्क के कारण जो दोष होता है उसे कहते हैं। इसके सेवन से जड़ता उत्पन्न होती है। वारिज
जल के संपर्क से जो दोष उत्पन्न होता है उसे वारिज कहते हैं। इसके कारण वात संघात होता है। इसके अलावा नागज 2 और वंगज 2 होते हैं। इनके सेवन से दोषाढ़ यानी दोष की अधिकता होती है शरीर में इन पारद के सेवन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो औपाधिक दोष होते हैं इसे रसरत्न समुच्चय ने सप्तकंचुक दोष कहा है। सप्तकंचुक दोष के अंतर्गत आते परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी तथा अंधकारी तथा द्वाक्षी विज्ञेय सप्तकंचुका। इसका वर्णन रसरत्न समुच्चय में मिलता है और इसका जो नामकरण है इसका आधार ये है कि इस पारद के सेवन से हमारे शरीर में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो नॉर्मली परपटी पारद में जो दोष पाया जाता है, परपटी जो दोष होता है इसके सेवन से शरीर में पापड़ की तरह यानी जो हमारी स्किन होती है वो पपड़ी के रूप में अलग होने लग जाती है। पाटनी जो दोष होता है इसके दोष युक्त पारद के सेवन से उसकी स्किन जो है या फिर उसका जो चर्म होता है उसमें दरारें आ जाती हैं, पाटन। भेदी दोष युक्त पारद के सेवन से उसके मल का भेदन हो जाता है और इस प्रकार द्रावी दोषयुक्त पारद के सेवन से शरीर में द्रव की अधिकता हो जाती है या मल द्रव के रूप में निकलता है। मलकरी शरीर में मल की वृद्धि करता है। अंधकारी के सेवन से नेत्र में अंधता आ जाती है। द्वाक्षी से उसकी जो आवाज़ होती है वो कर्कश हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सप्तकंचुक दोष हैं इसका वर्णन हमें रसरत्न समुच्चय में मिलता है और इसका जो नामकरण है वो इनके सेवन से होने वाले प्रभाव के आधार पर रखा गया है। अगर वैज्ञानिक रूप से सप्तकंचुक दोष को देखा जाए तो इसका सबसे अच्छा वर्णन रसतरंगिणी किया है। रसतरंगिणी के अनुसार धातु रस संश्लिष्टा यदा विष्णु पदामृतम गृणाति ही तदाम तेषां कश्चित् भागो अवसीर्यते ततश्चूर्णत्वमापन्ना रसमाच्छादयति ते तेन आवरण साम्येन धातद सूत संगता। अर्थात पारद की जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो अधिक होता है जिसके कारण ये पारद जो होता है बाकी जो धातुएं होती हैं उनमें मिलने के कारण पारद की ऊपरी सतह पर वो बाकी धातुएं तैरती रहती हैं और पारद जो होता है वो तल पर चला जाता है। जैसा कि इन्होंने कहा है धातु रस संश्लिष्टा यानी जब रस अर्थात पारद जो होता है धातुओं के साथ मिश्रित होता है। यदा विष्णु पदामृतम साथ में वहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये उन्हें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। गृह्णाति ही तदा तेषां कश्चित् भागो अवसीर्यते। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है इस पूरी प्रोसेसिंग में इनका जो कुछ भाग होता है ऑक्साइड के रूप में पारद के ऊपर लेयर के रूप में आता है। ततश्चूर्णत्वमापन्ना रसम आच्छादयति। ये जो होता है पारद को आच्छादित अर्थात कवर कर देता है। तो इसकी यही जो आवरण होता है इसे ही सप्तकंचुक दोष कहा जाता है। कंचुक का मतलब अगर आप देखेंगे तो होता है सांप की केचुली या फिर आवरण। तो इसे ही डिस्क्राइब सबसे अच्छी तरह से रसतरंगिणी में किया गया है कि धातुओं का ऑक्सीकृत जो फॉर्म होता है वो पारद के ऊपर लेयर के रूप में रह जाता है जिसे सप्तकंचुक दोष कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आयुर्वेद प्रकाश ने अष्ट महादोष का वर्णन किया गया है। तो ये अष्ट महादोष है नागो वंगो मलो वहनी चापल्यम च विषम गिरी असह्य अग्नि महादोषा निसर्गात पारदे स्थिता। तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार निसर्गात मीन्स प्राकृतिक रूप से पारद में 8 महादोष पाए जाते हैं। नाग, मल, वंग, वहनी, चापल्य, विष, गिरी और असह्य अग्नि। तो इसमें से नाग और वंग जो यौगिक और औपाधिक है उसे हम देख चुके हैं। मल, वहनी और विष जो नैसर्गिक दोष हैं इन्हें हम देख चुके हैं। इसके अलावा गिरी यानी पर्वत के संपर्क के कारण जो दोष होता है उसे देख चुके हैं। इसके बाद बचते हैं 2 दोष चापल्य और असह्य अग्नि। तो असह्य अग्नि यानी अग्नि को ना सहन करना। तो जब पारद में ऐसे द्रव मिश्रित हो जाते हैं जिससे ये ज़्यादा देर तक अग्नि को नहीं सहन कर पाता अर्थात ये अपने क्वथनांक से पहले ही अपने बॉइलिंग पॉइंट या इवेपोरेटिंग टाइम से पहले ही उड़ जाता है
तो उसे असह्य अग्नि दोष कहते हैं। ये दोष जो होता है पारद में ऑक्सीजन या क्लोरीन के प्रेजेंट होने के कारण पाया जाता है। नॉर्मली पारद का इवेपोरेटिंग जो टेम्परेचर होता है वो 357 डिग्री होता है। इससे भी कम टेम्परेचर में अगर वो इवेपोरेट हो जा रहा है, अर्थात वो ज़्यादा समय तक ताप को नहीं सहन कर पा रहा है, तो इसे असह्य अग्नि दोष कहा जाता है। इसी प्रकार से चापल्य दोष, पारद जो होता है नॉर्मली चंचल होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसे द्रव्य मिल जाएं जो कि इसकी चपलता को और बढ़ा दें, जैसे कि चपल को कहीं कहीं बिस्मत माना जाता है। अगर ये पारद में मिल जाता है तो ये पारद की चपलता को बढ़ा देता है, अर्थात उसके गलनांक के पहले ही उसको पिघला देता है। तो इस प्रकार से ये 8 दोष हैं जो पारद में स्वाभाविक पाए जाते हैं, और इन्हें दूर करने के लिए ही पारद का विशेष शोधन का वर्णन हमें मिलता है। तो ये पारद के विशेष शोधन का वर्णन हमें रस रत्न समुच्चय और रस तरंगिणी दोनों संहिताओं में मिलता है। तो किसी एक संहिता का हम अनुसरण करते हुए उसके अनुसार हम विशेष शोधन करते हैं। जब भी हम किसी पारद के महादोष में से किसी भी एक दोष का विशेष शोधन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस दोष को दूर करने के लिए जिस द्रव्य का वर्णन किया गया है उस द्रव्य को हम 1/16 भाग लेते हैं। साथ ही हम इसमें घृत कुमारी स्वरस का उपयोग करते हैं और कांजी का उपयोग करते हैं। तो अगर हम देखें तो विशेष शोधन जो होता है तो विष दोष, पारद में जो विष दोष पाया जाता है, इस विष दोष को दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण या चित्रक चूर्ण का वर्णन हमें मिलता है। त्रिफला चूर्ण का वर्णन हमें रस तरंगिणी में मिलता है, जबकि चित्रक का वर्णन हमें रसरत्न समुच्चय में मिलता है। तो अगर आपको मैं एक को एक्सप्लेन करके बताऊं तो अगर पारद में विष महादोष पाया जाता है तो उस विष महादोष को दूर करने के लिए त्रिफला या चित्रक के चूर्ण को पारद से 1/16 भाग में लेकर के घृत कुमारी स्वरस डाल करके मर्दन करते हैं। मर्दन करने के पश्चात दूसरे दिन इसे कांजी से प्रक्षालन कर देते हैं। इस प्रकार से पारद के विष दोष का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से वहनी दोष को दूर करने के लिए चित्रक या त्रिफला का उपयोग बताया गया है। मल दोष को दूर करने के लिए अमलतास के गुदे या घृत कुमारी के गुदे का वर्णन किया गया है। नाक दोष को दूर करने के लिए गृहधूम, इष्टिका चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, बारीक कटे हुए ऊन का प्रयोग किया गया है। वंग दोष को दूर करने के लिए इंद्रायण, अंकोल, हरिद्रा चूर्ण का वर्णन किया गया है। चापल्य दोष को दूर करने के लिए कृष्ण धतूर बीज का वर्णन किया गया है। गिरि दोष को दूर करने के लिए पारद को त्रिकटु के साथ मर्दन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा असह्य अग्नि दोष को दूर करने के लिए गुक्षुर के चूर्ण या कल्क का वर्णन किया गया है। तो पारद में ये जो 8 महादोष पाए जाते हैं इन्हें दूर करने के लिए एक एक द्रव्य का वर्णन किया गया है। उस पर्टिकुलर द्रव्य को पारद से 1/16 भाग में चूर्ण रूप में लेकर के खरल में डाल करके इसमें घृत कुमारी स्वरस आवश्यकता अनुसार डाल करके मर्दन किया जाता है। एक दिन मर्दन करने के पश्चात इसे दूसरे दिन कांजी से प्रक्षालित कर दिया जाता है, और इस प्रकार से जो पारद मिलता है वो उस महादोष से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पारद में 3 नैसर्गिक यौगिक और उपाधिक, 12 विषवहनी मल, नाग वंग, भूमिज गिरिज वारिज, 2 नागज 2 वंगज 12 और 8 महादोष नाग वंग मल वहनी चापल्य विष गिरि असह्य अग्नि पाए जाते हैं, और इसी के अनुसार इसका शोधन और विशेष शोधन किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक